नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, झील क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन के बाद चारधाम पुरोहितों का आंदोलन हुआ खत्म, देवस्थानम बोर्ड के गठन के विरोध में था पुरोहित समाज, 22 महीने से कर रहे थे धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का लक्ष्य, कर्नल अजय कोटियाल ने की वेबसाइट लॉन्च, कहा लोगों को उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों की दी जाएगी जानकारी। उत्तराखंड के पैरालंपिक खिलाड़ी मनोज का रुद्रपुर में हुआ भव्य स्वागत, बैडमिंटन की SL 3 कैटेगरी में जीता था टोक्यो में कांस्य पदक, लोगों ने सम्मान में निकाली विजय रैली। भगवानपुर में हुई हत्या के मामले का खुलासा, दोस्त रविंद्र गुर्जर ही निकला हत्यारा, आरोपी से हथियार भी बरामद, 12 अगस्त को की गई थी हत्या। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर हैं। यहां वे नई टिहरी इज्जत कोटी कॉलोनी पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में बोटिंग भी की और झील क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही नई टिहरी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो ये उत्तराखंड के चार धाम पुरोहितों के देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से चल रहे आंदोलन को तीर्थ पुरोहितों ने 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि चार धाम तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि देवस्थानम बोर्ड के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें चारों धामों के 2-2 लोगों को रखा जाएगा और उनसे सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हाई पावर कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसको सर्वसम्मति से मानकर ही सरकार अब आगे फैसला लेगी। पूर्ण उत्तराखंड के अंदर जाएंगे, सभी लोगों की बात सुनेंगे और जो समस्याएं हैं, जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उन पर बात करके उसका समाधान निकालेंगे। जो भी आ रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं और हमारा दल जो है पहले ठीक है, पहले की बात अलग थी, अब पूरा विश्वव्यापी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी का स्वागत है जी। आज जो है पहली बार हमें लगा कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हमारी पीड़ा और हमारी दर्द को समझते हैं, तो माननीय धामी जी का हम आभार प्रकट करेंगे कि आज के दिन उन्होंने चार धाम के सभी तीर्थ पुरोहित और वहाँ की महासभाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर अपने समक्ष हमारी जो पीड़ा थी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उसको सुना और उसमें सटीक निर्णय हमारे फेवर में लिया है। और जो हाई कमेटी, उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी जो गठन किया हुआ है उसमें हमारे ही लोगों को 2-2 प्रत्येक धाम से सदस्य चयनित कर दिया गया है और उसमें जो निर्णय हम लोग लेंगे वही सर्वमान्य होगा। और 30 आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक जो है हमने जो अपने धरने प्रदर्शन चारों धामों में जो चल रहे थे उनको स्थगित करने का निर्णय भी लिया है। तो वहीं बागेश्वर जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य रही, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के लिए 56 लाभार्थियों को 97,06,000 ऋण के चेक वितरित किए गए। आज स्वरोजगार योजना के तहत में हमारे 56 लाभार्थियों को जो है ऋण स्वीकृत करते हुए उनको चेक वितरित किए गए। उनके विभिन्न प्रकार के उनके स्वरोजगार है। कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन करना चाहता है, कोई घोड़े खरीदना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर का
ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है। तो विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर जो है आज ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 1 करोड़ की धनराशि जो है इन 56 लाभार्थियों में जो है वो वितरित की गई है। निश्चित रूप से यह स्वरोजगार जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आज यदि हम देखेंगे लाभार्थियों की संख्या में सबसे अधिक महिलाएं हैं, तो सरकार की कोशिश है कि महिला जब सशक्त होती है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार जो है वो सशक्त होता है। तो आज उसी का परिचय जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। तो वहीं राज्य में अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में सैन्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के लिए हर जिले में नियुक्त प्रभारी भी इंटरनेट के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के शहीदों के घर से कलश में मिट्टी एकत्रित की जाएगी और उसी मिट्टी से सैन्य धाम में भूमि पूजन किया जाएगा। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैन्य धाम का निर्माण है और जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे एक कलश में और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की। अभी तक 1734 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है और ये कैसे भव्य हो इन सारे विषय पर चर्चा हुई है, क्योंकि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी जो कमेटी है इसकी मीटिंग है। तो वहीं कालाढूंगी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने ग्राम प्रधान के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी कमर कस लें और हर बूथ को विधानसभा में मजबूती प्रदान करें। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर भी निशाना साधा। हाथ कंगन को तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं दूर नहीं जाता, अपनी कालाढूंगी विधानसभा का ही बात करता हूँ। गाड़ियाँ तो 100 खड़ी थी बड़ी बड़ी और फील्ड में 500 आदमी था, जिसमें 400 बाहर का था, 100 आदमी मेरी विधानसभा का था। अब इन्होंने कहा जी हमने तो जगह जगह स्वागत कराया, हर जगह के लोगों को उठाकर लाए, कहीं पर भी स्वागत हुआ उन लोगों को लेके। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ, बहुत बड़ी कोशिश की गई, लोगों को प्रलोभन दिए, 400 रुपए दिए, बहुत से प्रलोभन दिए, उसके बाद भी 500 लोग नहीं जुटा पाए। तो वहीं उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस अवसर पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही धार्मिक स्थान का महत्व भी बताया जाएगा। इससे आने वाले पर्यटक दूसरों को भी उत्तराखंड में आने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और उनका जीवन यापन मुख्य रूप से सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर है। अभी शुरू नहीं हो पाई, बल्कि पिछले साल भी नहीं चली। और चार धाम यात्रा से तो सारा रोजगार उत्तराखंड का बहुत बड़ा जो समाज का चंक है उसके साथ में इन्वॉल्व था। अब क्या हुआ है कि कोर्ट ने बोला कि आप मूल सुविधाएं प्रोवाइड करो, आप यकीन करो कि कहीं दोबारा कोरोना का अगर इफेक्ट आएगा तो चार धाम यात्रा कहीं उसमें चार धाम यात्रा कैटेलिस्ट का काम ना करे। जैसे कि कुंभ के टाइम पे इतनी ज़्यादा डेथ हुई क्योंकि सरकार ने कुंभ में जो कंट्रोल होते हैं वो नहीं कर पाई। तो वहीं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नवनियुक्त उपाध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता अपनी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिलते ही उमाशंकर गुप्ता खटीमा के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को लगातार सुन रहे हैं और समाधान का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वे व्यापारियों के हितों के प्रति एकजुट होकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि भविष्य में व्यापारियों के साथ कोई दिक्कत ना हो। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समस्त व्यापारियों के हित में किसी भी समस्या के समाधान के लिए सभी व्यापारी एकजुट होकर काम करेंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला है कि रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। रुद्रप्रयाग तहसील के निकट केदारनाथ हाईवे पर बार बार चट्टानें टूट रही हैं, जिस कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और स्थानीय जनता की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और नरकोटा में भूस्खलन होने से राजमार्ग बार बार बंद हो रहा है, जिस कारण यहां पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता सूरज नेगी ने पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनियों की ओर से घटिया कार्य किया जा रहा है, सरकार का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। ये जो निर्माणदायी कंपनियां हैं, एक तो इनके कार्यों की गुणवत्ता बहुत घटिया किस्म की है। इसमें समय समय पे जो है लोग भी जो है सड़कों पे भी आए, आंदोलनरत भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि क्यों सरकार और प्रशासन के कान में जो तक नहीं रेंग रही है। और अभी आपने देखा होगा ये जाती हुई बरसात में कितना ज़बरदस्त लोगों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो इनकी जो ऑल वेदर है ये धराशायी हो चुकी है। इसके साथ ही जो ये कंपनियां इतनी निरंकुश हैं कि लोगों के व्यक्तिगत भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का रुद्रपुर में भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को रुद्रपुर स्थित इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मनोज सरकार ने पैरालंपिक में बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में कांस्य पदक अर्जित किया। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मनोज सरकार शनिवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। मनोज सरकार की विजय रैली में तिरंगा लहराकर मनोज सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। देना चाहूँगा क्योंकि नो डाउट कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और सब कुछ मैंने उनके लिए किया, और उनके जाने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई, लेकिन उसके बाद लोगों के जो इग्नोरिंग है ना, लोग जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ उनके लिए है जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आज मनोज सरकार टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर आए। देश के लिए गौरव की बात है, साथ साथ रुद्रपुर के लिए भी बहुत गौरव की बात है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और उनका भव्य स्वागत भी किया गया है, और आगे भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो आगे गोल्ड मेडल जीत के आए, ऐसी हम सबकी कामना करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहेला से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि शिक्षकों ने कोविड-19 के दौर में सरकार को अच्छी सुविधा सहयोग के रूप में दी थी, जिसे लेकर प्रोत्साहित प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि से नवाजने की मांग की गई। और आज जो सभी अपने मित्र बंधु आए हैं, उसका एक ही विषय था कि कोविड-19 के अंदर शिक्षकों के द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। जब कोविड-19 अपने प्रकोप पर था, उस टाइम शिक्षक ने बाहर निकलकर घर से और अपने परिवार को छोड़कर और अपने राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करके राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा शक्ति प्राप्त की और एक ऐसा कार्य किया उस समय जो किया जाना बहुत दुर्भर कार्य था। आपने लगातार जहां राशन वितरण में हो वहां ड्यूटी अपनी रखी। अभी बॉर्डर चेक पोस्ट हो, अभी गोविंद जी का बता रहा हूँ, मैंने एक दिन फोन करा तो पता चला कि जहां राशन SDM की यहाँ ड्यूटी थी। तो हरिद्वार के SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भगवानपुर में हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बालेश नाम का व्यक्ति भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में लाइनमैन का कार्य करता था, जिसकी 12 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। तो वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले की जब जांच की तो उसका दोस्त रविंद्र गुर्जर ही उसका हत्यारा निकला। तो वहीं रविंद्र के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक का सरिता नाम की महिला के साथ संबंध था और रविंद्र गुर्जर भी उसी महिला से प्रेम करता था, और इसी बात को लेकर आरोपी ने बालेश की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की और जांच में जुटी है। एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि पुलिस के पास इनिशियली कोई भी क्लू, कोई भी सुराग नहीं था। 2-3 लाइन पे पुलिस ने काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले 1 महीने से इस पे भगवानपुर पुलिस और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पे, हमारे SP देहात साहब हैं और CO साहब हैं, ये लगातार इस पे काम कर रहे थे और इन प्रयासों को अंततः एक सफलता मिली, जबकि ये केस वर्कआउट हुआ है। और इस पे ये निकल के सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य अंजाम दिया है वो और बालेश एक ही महिला से इनके संबंध थे
और उसको ये लगता था कि इसके कारण, बालिश के कारण इसके उस महिला से संबंध खत्म हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। तो एक तरह से इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने ये कार्य किया है। इसमें जो मुलजिम है वो अरेस्ट कर लिया गया है। इसके द्वारा जो तमंचा यूज किया गया था उसको भी हमने बरामद कर लिया। तो वही कोयल घाटी से त्रिवेणी घाट चौक तक होने वाली सड़क चौड़ीकरण के बीच आ रहे पेड़ों को अब काटा नहीं जाएगा, बल्कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा विरोध जताए जाने के बाद हरकत में आए वन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने पेड़ शिफ्टिंग का निर्णय ले लिया है। इसके लिए नई प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है और इसी को लेकर पेड़ शिफ्टिंग करने वाली कंपनी के मालिक और कर्मचारी भी मौका मुआयना करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे और इस संबंध में दोनों विभागों की कंपनी मालिक के साथ वार्ता भी हो चुकी है। मेरे को ट्री ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया गया है हेमंत गुप्ता जी ने। अच्छा, तो 13 पेड़ों की सूचना मिली थी और मैं जो है इनके लिए आया था। अभी इनसे बात हुई है, अभी प्रोसीजर में है, मामला बीच में है, बातचीत चल रही है, डिस्कस चल रही है, जैसे कि क्या होगा। तो हमारा इनसे कहना था पेड़ हटने चाहिए, कटने नहीं चाहिए, क्योंकि रोड ब्रॉडनिंग ठीक है, विकास के कार्य हैं, हम सरकार के काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। जब टेक्नोलॉजी है तो आप इनकी शिफ्टिंग की कार्य करो। अब क्या बात? अभी ये तय हुआ है, हमने अपने खर्चे पे इनको बुलाया था जो पेड़ शिफ्टिंग का कार्य करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।